हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एवीपीडी यानी एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी ऐसी डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियां नहीं है, ये डिसऑर्डर्स है जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। आज मैं बात करने जा रही हूँ क्लस्टर सी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन एवीपीडी के बारे में। तो क्लस्टर सी के अंदर क्या देखा जाता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंड फियर जिन लोगों को रहता है उन लोगों को क्लस्टर सी में रखा जाता है। तो एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें इतना ज्यादा पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, इतना ज्यादा पेशेंट को फियर होता है बाहर निकलने के लिए कि उसको एंग्जाइटी के कारण वो बाहर निकलना नहीं चाहता, चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है, सोशल गैदरिंग में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार एक चीज़ रहती है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे नीचा दिखाएंगे, लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण वो सोशल गैदरिंग में जाना नहीं चाहता है। अब क्योंकि वो सोशल स्किल उसको चाहिए होते हैं, उसके पास सोशल स्किल नहीं होती है, ना वो सोशल गैदरिंग में जाएगा। अब जब वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा तो उसको सोशल स्किल डेवलप नहीं होगी, और सोशल स्किल डेवलप नहीं होगी तो फिर से वो सोशल सर्कल में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो जाकर के क्या ही बोलेगा, जैसे बोलेगा वो लोग हंस लेंगे उसके ऊपर, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के साथ ऐसा पहले हो चुका हो उनका स्वभाव अब ऐसा हो चुका हो। तो अगर हम कारणों की बात करें तो इसके जो कारण होते हैं, ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक इन्फ्लुएंस रहता है इसमें। फैमिली में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं, नहीं तो जो पेशेंट होता है उसको शुरुआत में ही, अपने बचपन की उम्र में ही कुछ ऐसा देखना पड़ा हो जिससे उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा हो, परिवार का माहौल उतना अच्छा नहीं रहा हो, लड़ाई झगड़े का माहौल रहा हो जिसमें उसका व्यक्तित्व अच्छे से निखरा नहीं हो, या छोटी उम्र में ही, छोटी क्लासेस में ही उसको बहुत बुली किया गया हो, बहुत परेशान किया गया हो सीनियर्स के द्वारा स्कूल में, कॉलेज में, तब ये चीज़ें आ सकती हैं। बहुत से लोगों के अंदर ड्रग एडिक्शन के बाद ये चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ लोगों के अंदर मिक्स्ड चीज़ें होती हैं, मतलब मिक्स्ड इन्फ्लुएंस होता है बाकी सब चीज़ों का। यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी एक केस के बारे में जो बिल्कुल एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी पे बिल्कुल फिट बैठता है। उसके बाद मैं उन 7 क्राइटेरियाज के बारे में बात करूंगी, 7 सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर होता है, जिसमें से 4 सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो आप एवीपीडी के पेशेंट हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस की। पेशेंट का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन पेशेंट अभी भी मेरे साथ अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत अच्छा केस है, बहुत ही टिपिकल केस है एवीपीडी का। इसके अंदर जो पेशेंट है वो हिमाचल में जॉब करता है, नाइट शिफ्ट रहती है उसकी, पेट हमेशा खराब रहता है। कंसल्टेशन उसने लिया आईबीएस के लिए। आईबीएस की केस टेकिंग के दौरान उसने बताया कि वो ये जॉब जो नाइट शिफ्ट वाली है वो बहुत सालों से कर रहा है। मैंने उसको समझाया कि अगर आपको आईबीएस ठीक करना है तो एटलीस्ट आप इस जॉब से निकलिए, क्योंकि आईबीएस को ठीक करने के लिए नींद पूरा होना, स्ट्रेस से रिलीव होना, या क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उन सब चीज़ों से निकलोगे तभी आप आईबीएस से निकल पाओगे। बट देन ही सेड कि मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई जॉब नहीं करनी है, मैं और कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, इसमें आराम से रात में आता हूँ, किसी से बात नहीं करनी पड़ती है, आराम से जॉब करता हूँ, सुबह जाकर सो जाता हूँ। सुबह में क्योंकि मैं सोया रहता हूँ, सब ऑफिस में रहते हैं, तो सुबह भी मुझे किसी से नहीं मिलना पड़ता, तो इसलिए मैं थोड़ा ठीक फील करता हूँ। बातों बातों में पेशेंट ने बताया कि वो घर नहीं जाना चाहता है, और घर नहीं जाने का यानी अपनी पेरेंट्स के साथ वो 3 साल से नहीं मिला था। तो ये पूछने पर क्या भाई क्या बात होगी, क्यों नहीं जा रहे हो अपने पेरेंट्स के पास, तो उसने बताया कि पेरेंट्स से मिलना जुलना, मुझे बहुत चीज़ें पूछेंगे पेरेंट्स, कैसे हो कैसे नहीं हो, मुझे बहुत जज करेंगे, मेरे सिम्टम, मतलब क्योंकि उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करता था अपने बारे में, बॉडी वीक हो रही थी, और आईबीएस के कारण उसको वेट गेन भी नहीं हो रहा था। तो पेरेंट्स जोर भी कर रहे थे शादी के लिए, और वो शादी भी नहीं करना चाहता था। तो इन सब कारणों के कारण वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि केस आईबीएस का था। लेकिन उसमें जो प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिला वो है एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी, और जो कि बहुत लंबे समय से उसके साथ थी, करीब 10 से 15 साल से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। सो एक तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो एबीपीडी में कन्वर्ट हो चुकी थी, शादी से दूर भागना, दोस्तों से दूर भागना। लेकिन हाँ, उसके मन में एक बात जरूर थी, बातों बातों में उसने बताया कि वो मिलना चाहता है सबके साथ, वो भी चाहता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, बातें करे,
सर्कल बहुत थोड़ा है, लेकिन जो थोड़ा है उनके साथ भी वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे। उसके पास ये काबिलियत नहीं है कि वो 4 लोगों के साथ बैठ करके बात कर पाए। उसको ये डर रहता है कि जब वो सब बात कर रहे होंगे तो शायद उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो मजाक का पात्र बन जाए और जो कि एबनॉर्मल हो, इनअप्रोप्रिएट हो सिचुएशन के लिए। तो इस डर के कारण वो चाह करके भी अपने उन जो 4-5 दोस्त हैं उनके साथ भी वो मिल नहीं पा रहा था, और वो ड्रग का सेवन भी कर रहा था। बहुत हैवी ड्रग्स उसने पहले ले चुके थे, फिलहाल वो नहीं ले रहा था, लेकिन हिस्ट्री थी ड्रग्स के लेने की। तो ये कंप्लीट केस है, बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स रहा है पेशेंट का। पेशेंट अभी धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ वो भी आ गया है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, IBS बिल्कुल अप टू नॉर्मल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें केस के थ्रू में समझाना चाहती हूँ। अब हम बात करेंगे उन क्राइटेरियाज के बारे में जो कि हम ABPD में देखते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि पेशेंट ऐसे प्रोफेशन को चूज करता है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग नहीं हो, जहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम हो, ज़्यादा 2-4 लोगों के साथ मिलना जुलना हो, मोनोटोनस हो, अपना काम चाहे एक जैसा ही हो, रोज का हो, लेकिन मुझे अकेले ही करना है, मुझे किसी से सवाल जवाब या एक बड़े ग्रुप में काम नहीं करना है। तो प्रोफेशन ऐसा चूज करते हैं जिसमें अकेले काम करने को मिले, नाइट शिफ्ट चूज कर लेंगे या कोई ऐसा रिमोट वर्क चूज कर लेंगे, वर्क फ्रॉम होम चूज कर लेंगे, बट वो सोशल इंटरेक्शन जहाँ पे नहीं हो वैसा ही जॉब वो रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें यही है, क्राइटेरिया इसका ये है कि वो सोशल इवेंट्स में नहीं जाना चाहेंगे, शादी ब्याह या पार्टी वगैरह से बहुत दूर रहना चाहते हैं। वो मन में उनकी इच्छा होती है लेकिन अपने आप को इसके काबिल नहीं समझते हैं, लगता है कि वो शायद वो को फियर रहता है एक तरह से लोगों को फेस करने से, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है जब ऐसे सिचुएशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो अवॉइड करते हैं। इवन वो अपनी क्लोज फैमिली के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो लोग भी उस इवेंट में आएंगे मुझसे पूछेंगे, 2-4 बात पूछेंगे, मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में नेगेटिव बोलेंगे, जो कि मैं सह नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऐसे लोग किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लाइक कि अगर उनकी एज भी है कोई रिलेशन बनाने की, कोई फ्रेंडशिप करने की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ऐसे लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि वो इस चीज़ के काबिल नहीं है, या ऐसा कोई इंसान जो उनको क्रिटिसाइज ना करे, उनके लिए क्रिटिकल नहीं हो, बिल्कुल जो उनके हाँ में हाँ ही मिला, एक भी गलत बात उसके बारे में रोक टोक ना करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है, इसलिए वो ऐसे रिलेशन में रहना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग किसी भी रिलेशन में नहीं रह सकते क्योंकि वो उनको कोई भी नेगेटिव कमेंट ऑफेंड कर देता है। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि दे कैन नॉट हैंडल रिजेक्शन। अगर उनको कोई रिजेक्ट करता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उनको लगता है वो रिजेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर वो जाएंगे नहीं, नए इंटरव्यूज नहीं देंगे, नए रिलेशंस नहीं बनाएंगे। तो रिजेक्शंस उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको सही नहीं पाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। नेक्स्ट है कि इनएबिलिटी टू टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जैसे मैंने इस पेशेंट को बोला था भाई जॉब चेंज कर लो, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके साथ ही बहुत खुश हूँ, भले से प्रॉब्लम मुझे इसी बीमारी मेरी बीमारी का कारण ये जॉब ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता हूँ। नेक्स्ट है अपने आप को बहुत कम आंकना, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग अपने आप को किसी चीज़ के काबिल नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि बहुत कमियां हैं उनके अंदर, ना वो फिजिकली अट्रैक्टिव है, ना तो उनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव होती हैं। और लास्ट है कि दे डू नॉट टेक एनी पर्सनल रिस्क, मतलब वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उनको कुछ नया एक्सपोजर हो, नई जॉब हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो अलग हो, रोज से अलग जो चीज़ें हैं उसके साथ वो नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरियाज होते हैं, 7 क्राइटेरियाज होते हैं ABPD के, इसमें से अगर 4 क्राइटेरियाज मिलते हैं तो पेशेंट जो है ABPD का पेशेंट है। क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो ऐसा 1 महीना 2 महीना में किसी की पर्सनैलिटी चेंज होती नहीं है। इसके पहले भी मैंने नार्सिसिस्टिक के ऊपर वीडियो बनाया था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बट जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं ना तो एक दिन में बनते हैं, ना ही एक दिन में जाते हैं, एक बहुत लंबा समय लगता है, 20 से 25 साल तक वो पर्सनैलिटी में पेशेंट फेस करते करते आता है, और कुछ समय के बाद उसका ट्रेट बन जाता है, उसकी आदत, उसका बिहेवियर बन जाता है। तो जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही पेशेंटली लेना होता है। पहले तो उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको लोगों को लगता है कि इसका नेचर ही ऐसा है, इसको स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन कई बार ये डिसऑर्डर होते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको समझ पा रहे होंगे कि जिन लोगों के ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनको एक्चुअली एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ना कि उनका एक बिहेवियर है। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन होती है सोशल फोबिया की।
जो सोशल एंग्जाइटी होती है। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, जो सोशल एंग्जाइटी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ये जो सोशल एंग्जाइटी होती है वो एक छोटे समय के लिए हो सकती है, या एक एक्यूट फेज आ सकता है, उसके बाद शांत हो सकता है। लेकिन जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, एक पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है, बहुत हद तक आपके साथ जुड़ा हुआ होता है और पूरी तरह से आप इसमें ही मिक्स्ड रहते हैं। जो सोशल एंग्जाइटी वाले पेशेंट होते हैं उनके सारे क्राइटेरियाज नहीं मैच होते, उनके अंदर सिर्फ एंग्जाइटी होती है सोशलाइज होने के समय पे, अदरवाइज सारी चीज़ें उसके अंदर नॉर्मल रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है अगर ऐसे पेशेंट को हम ट्रीट करना शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ABPD की पहचान बहुत आसानी से होती नहीं है। ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास आते भी हैं तो बहुत सी दवाइयाँ खाने के बाद आते हैं, या तो फिर वो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आते हैं, जैसे कि इस केस में IBS वाला पेशेंट आया था। तो जो भी सोशल एंग्जाइटी के केसेस होते हैं, ABPD के केसेस होते हैं, उनके लिए हमें एक थॉरो हिस्ट्री चाहिए होती है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री की, क्या उसके परिवार में कभी किसी को ऐसी दिक्कत रही है, क्या उसको कभी स्कूल में या कॉलेज में ऐसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, बुली किया गया हो उसके बाद, या पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह की हिस्ट्री है क्या। फिर स्टार्ट करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। अब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो होम्योपैथिकली हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही देते हैं और इसकी जो इलाज होता है वो लंबा चलता है। मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ इसी बात को। तो किसी को अगर लगता है कि 2 महीना 3 महीने लेकर के ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इसमें समय लग सकता है। और दवाइयों की बात करें तो हर पेशेंट की इंडिविजुअलाइज दवाई होती है। ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक एल्बम अगर हमने इस ABPD पेशेंट को दिया तो आर्सेनिक एल्बम दूसरे पेशेंट को भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हर पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ जाती हैं। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ जो हम मोस्टली ऐसे केसेस में देते हैं और जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है मेडोरिनम। मेडोरिनम एक नोसोड है, होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी दवा है। और ये जो दवा है ऐसे केसेस में दिया जाता है जो ओल्ड एज, थोड़ा एज के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती हो, अलूफ रहना चाहता हो, सोशलाइज नहीं होना चाहता हो, घर के अंदर बंद होकर के रहना चाहता हो, उसको मेमोरी का बहुत इशू हो, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी हो और हर बात पर रो पड़ता हो, छोटी छोटी बात पर उसको रोना आ जाता हो, हल्के से भी उसको सॉफ्टली भी किसी ने कुछ बात कह दी तभी भी उसको रोना आ जाता है, उसको हर एक चीज़ ऐसे लगती है कि जैसे उसकी कंप्लेंट ही है। तो ऐसे केसेस में मेडोरिनम एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है ऑरम मेटालिकम। जब ऑरम मेटालिकम के ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ABPD के लक्षण होते हैं, जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको अंदर अंदर गिल्ट महसूस होने लगता है, उनको ये लगता है कि भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं तो इस धरती पे बोझ हूँ, मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए, और तरह तरह के ये सुसाइडल थॉट्स उनके मन में आते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी हो, एक्सट्रीम जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स की कोशिश करता हो पेशेंट, तो इसमें हम ऑरम मेटालिकम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। ऐसे केसेस जहाँ पर पेशेंट को डिप्रेशन भी हो साथ में और सोशल एंग्जाइटी हो, रात में उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हों, वहाँ पर हम आर्सेनिक एल्बम जैसी दवा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है बेराटाकार। बेराटाकार वैसे लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है जो लोग को कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान नहीं होता हो, मतलब लोगों की बात को, किसी भी चीज़ को आसानी से समझ पाना मुश्किल हो, और एक अजीब सी उसके दिमाग में ऐसी बात रहती हो कि जो भी मुझे देख रहा है मेरे ऊपर हंस रहा है, हर इंसान मेरा मजाक बना रहा है। ऐसे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो बेराटाकार इज़ अ गुड चॉइस। अदरवाइज एम्ब्राग्रेसिया एक बहुत अच्छी दवा है जिसमें नर्वस हाइपर सेंसिटिवनेस होती है, मतलब हर तरह से पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होता है। म्यूज़िक तो उसे सुना ही नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि वो सिर पे चढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा उसको हेडेक होता है। नर्वस टेम्परामेंट इतना ज़्यादा होता है कि लोगों के आसपास रहना उसको पसंद नहीं होता। जहाँ पे कम से कम लोग उसको मिलेंगे ऐसी ही चीज़ों में जाना चाहेगा, जहाँ पे जिस रास्ते से कोई नहीं मिलेगा वही रास्ता वो चुनेगा, कोशिश करेगा कि उसको घर से बाहर बिल्कुल जाना ना पड़े। और हर एक चीज़ पे उस बहुत ज़्यादा नर्वसनेस उसके अंदर पाई जाती है, स्लीपलेसनेस यानी कि रात में उसको नींद नहीं आती है ABPD के पेशेंट को, तो एम्ब्राग्रेसिया वहाँ पे दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो कि किसी भी इमोशनल अपसेट अगर होता है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर एक इमीडिएट हेल्प की तरह या एक क्रॉनिक हेल्प की तरह भी दिया जा सकता है। ये सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर एक पेशेंट की दवाई अलग होगी। हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स हो सकता है किसी के अंदर नहीं हो सकता है किसी को एंग्जाइटी ज़्यादा हो, तो अलग अलग कारण से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं और उस हिसाब से इस दवा का चयन किया जाता है। तो होम्योपैथिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवा पर ही देते हैं। अगर
कोई कहता है कि एक के साथ 4-5 दवाइयाँ दे दो, कुछ सिम्टम ये कवर कर लेगी, कुछ सिम्टम वो कवर कर लेंगे, तो वो बिल्कुल रॉन्ग पैथी होगी, उसमें कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी पेशेंट को इंटेंस एंग्जाइटी हो रही है, किसी सिचुएशन में गया है, एकदम से उसको एंग्जाइटी होने लगी, पैल्पिटेशन होने लगा, पसीना आने लग गया, घबराहट होने लग गई और जैसे लगता है कि चीज़ें घूम रही हैं आसपास, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें होम्योपैथिक एक दवा एक्रोनिटम को दिया जा सकता है 200 पावर में। बाकी की जो दवाइयाँ हैं वो हर पेशेंट के अलग अलग होंगी, पोटेंसी उसी पेशेंट की एज और बाकी सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड होंगी। तो AVPD के ऊपर ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा फ़ोन या जूम कंसल्टेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर अपना स्लॉट आप खुद से बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।